हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 23 जनवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है वेब्स एकेडमी पे और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें आपको क्या है कि जिस प्रकार से ये दिया रहता है उसका मैं ब्रीफ करके और आपका कंपाइल करके क्या है कि मैं आपके लिए ये करंट करवाता हूँ। तो जो भी नए लर्नर हैं प्लीज़ हमारा एक 1K का सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए और हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके? और लोगों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहला मुद्दा पे कि हमारे लिए आज पहले मुद्दा क्या आया है। देखिए, ये साइंस पेज पे है, ठीक है? क्या है कि क्या कह रहा है कि फ्रॉम मून टू एमआरआईज़ हाउ स्पेस रिसर्च हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ केयर। ये जो न्यूज़ है ना, ये क्या बोल रहा है? देखिए, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। कह रहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान को अक्सर केवल रॉकेट, उपग्रह और चंद्र मंगल मिशनों तक ही सीमित समझा जाता है। लेकिन क्या है कि जबकि इसके स्पिन ऑफ यानी आनुषंगिक तकनीकें जो हैं पृथ्वी पर मानव जीवन विशेषकर हेल्थ केयर में जो स्वास्थ्य सेवा को गहराई से प्रभावित करते हैं। कैसे? नासा और इसरो द्वारा नासा और इसरो द्वारा विकसित अनेक जो तकनीकें हैं आज चिकित्सा उपकरणों और निदान, टेलीमेडिसिन, पुनर्वास प्रणालियों का आधार है। कैसे? देखते हैं थोड़ा-सा कि क्या-क्या किया गया है। तो देखिए, थोड़ा-सा की फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी मुख्य तथ्य देख लेते हैं। देखिए, नासा ने क्या किया है कि 1976 से अब तक 2000 प्लस जो है स्पिन ऑफ तकनीकें बनाया, ठीक है? जैसे व्यावसायिक उत्पादों को के रूप में पृथ्वी पर उपयोग किया है। जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, वियर एबल्स हो गया, पेसमेकर आदि में योगदान नासा ने दिया है। और इसरो जो है भारत का, उसने क्या किया है कि देखिए वार्षिक बजट जो है 13,416 करोड़ नासा के 6% मतलब नासा के लगभग 6% जो है बजट उसका भारत के पास मतलब जो इसरो है उसके पास आता है। लेकिन ये क्या किया है कि 350 प्लस तकनीकों को का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है और स्वास्थ्य बायोमेडिकल क्षेत्र में क्या-क्या है इम्प्लांट, सेंसर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब का योगदान दिया है यानी बनाया है, ठीक है? स्वास्थ्य क्षेत्र में अंतरिक्ष अनुसंधान का योगदान कैसे होता है, तो ये हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए पहला क्या योगदान है इसका डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल इमेजिंग। क्या है ये? इसकी जो ये देखिए यूपीएससी का फेवरेट एरिया है यहाँ पे जो मेन पॉइंट यहाँ पे है जो क्या है अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, मेमोग्राफी हो गया में प्रयुक्त होता है। डिजिटल इमेजिंग जो है प्रोसेसिंग तकनीक में भी ये क्या किया है मतलब जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग तकनीक भी मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा बनाया गया है। मूल रूप से कहें ना तो क्या है कि ग्रहों जो ये है जो आपका ग्रह है, ग्रह जैसे मतलब मून हो गया, मार्स हो गया की तस्वीरों के लिए किया गया था और खगोलीय एवं प्लाज़्मा फिज़िक्स डेटा के विश्लेषण के लिए विकसित किया गया था, ओके? तो इसका जो उपयोग है, जैसे मतलब सीटी स्कैन में, एमआरआई में मेमोग्राफी में प्रयुक्त होता है, अल्ट्रासाउंड में होता है। ये सब क्या है किया गया था मून, मार्स की तस्वीरों के लिए खगोलीय एवं प्लाज़्मा फिज़िक्स डेटा के विश्लेषण के लिए विकसित किया गया था। लेकिन इसको स्वास्थ्य हेल्थ केयर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ओके? और ये योगदान माना जा रहा है, ओके? तकनीकी योगदान क्या है? कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट जो है, नॉइज़ रिडक्शन हो गया, इमेज सेगमेंटेशन एंड फ्यूजन हो गया, लो सिग्नल इमेजिंग इम्प्रूवमेंट हो गया। परिणाम इसका क्या हो गया आपका कि कम रेडिएशन डोज में भी अधिक सटीक जो है डायग्नोसिस कर पाता है। दूसरा क्या है कि बायोमेडिकल डिवाइसेस और वेयरएबल्स जो है आपका क्या कर रहा है एस्ट्रोनॉट वायु टेलीमेट्री जो है आज के स्मार्ट वॉचेज एंड फिटनेस बैंड्स जो होते हैं हृदय गति ईसीजी हो गया, श्वसन हो गया, मूवमेंट मॉनिटरिंग किया जाता है।
नॉन इन्वेजिव जो है आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग किया जाता है, स्मार्ट क्लॉथेस जैसे ईसीजी, इलेक्ट्रोड हो गया, सेंसर्स हो गया। घर और जेब में भी मिनी लेबोरेटरी की अवधारणा किसके द्वारा किया? अनुसंधान द्वारा किया गया। ओके, थर्ड क्या है कि आपका मेडिसिन और हेल्थ जो लॉजिस्टिक्स है उसको भी इसरो के आपका वीसैट जो है नेटवर्क दूर दराज क्षेत्रों में क्या कर रहा है? क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। सैटेलाइट आधारित क्या कर रहा है? टेली कंसल्टेशन कर रहा है, टेली रेडियोलॉजी कर रहा है, डिजास्टर हेल्थ केयर सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल डिजीज सर्विलांस कर रहा है, सोलर पावर वैक्सीन, रेफ्रिजरेटर्स आदि का मतलब यहाँ पे योगदान निभा रहा है। ड्रोन बेस्ड मेडिकल सप्लाई डिलीवरी भी कर रहा है। सैटेलाइट नेविगेशन से ये सब क्या होता है? संचालित होता है। फोर्थ क्या है हमारे लिए? क्या कर रहा है कि चिकित्सीय उपकरण, डिवाइसेज एंड इंटरवेंशन क्या है? हृदय रोग जैसे हुआ तो वेंट्रिकुलर जो असिस्ट डिवाइसेस होता है, नासा फ्लो का क्या है? डायनेमिक्स जो है, नासा फ्लो डायनेमिक्स का ये इस पे ये आधारित है। इसरो का लो कॉस्ट हार्ट पंप जो 2016 में बनाया गया, टाइटेनियम एलॉय 3 से 5 लीटर रक्त जो है आपका प्रति मिनट में पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्यूर में सहायक ये है। ठीक है, पुनर्वास एवं प्रोस्थेटिक्स जो है आपका क्या है कि इसरो स्मार्ट लिम्ब यानी कम लागत का बायोनिक अंग। ओके, तो ये आपका इसरो द्वारा बनाया गया है। पॉली यूरेथेन आर्टिफिशियल जो फुट है आपका कोएक्युलर इम्प्लांट है, नासा सहायता किया है, 1977 में ये बना था। रोबोटिक जो है, रोबोटिक रिहेबिलिटेशन सिस्टम भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अनुसंधान का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, पांचवा भी योगदान है कि अन्य महत्वपूर्ण स्पिन ऑफ जो है अंग जो है आपका इंफ्रारेड ईयर थर्मोमीटर्स है, स्क्रैच रेजिस्टेंस लेंसेस है, चश्मा में लगाया जाता है जो इनविजिबल ब्रेचेस है, टीपी ये सर में काम करता है। स्पेस ब्लैंकेट्स है, फर्स्ट एड का काम करता है। वाटर एंड एयर प्यूरिफिकेशन, हेपा फिल्टर जिसको बोला जाता है। ओके, एंटी माइक्रोबियल मटेरियल्स जैसे हॉस्पिटल्स में उपयोग किया जाता है। अब इसका हेल्थ केयर में एप्लीकेशन, ये उपयोग या अनुप्रयोग क्या है, तो ये भी देखते हैं। जैसे ओस्टियोपोरोसिस और मसल्स एट्रोफी पर क्या करता है? अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कैंसर रेडियोथेरेपी सेफ्टी भी किया जाता है जिसको रेडियो बायोलॉजी कहा जाता है। आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम है, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग है, अलार्म आपका फिजिक्स रिडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। विश्लेषण क्या है इस यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सकारात्मक पक्ष क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष निवेश सामाजिक लाभ है। जैसे ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, जैसे एक तो स्पेस में भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा है कि पृथ्वी पर कर रहे हैं हम अपने स्वास्थ्य के लिए। इमर्जिंग जो है इकोनॉमिक्स के लिए किफायती ये समाधान है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को समर्थन मिल रहा है। इसमें चुनौतियां भी है। ठीक है, चुनौतियां क्या है कि देखिए क्या है कि उच्च प्रारंभिक पहले जो है हाई मतलब निवेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन में समस्या होती है। प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्प्शन की सीमाएं हैं। ओके, तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तेजी से करने की जरूरत है। हेल्थ स्पेस पॉलिसी भी आपका कन्वर्जेंस लाने की आवश्यकता है, तो ये समाधान हो सकता है। देखिए, इसरो का जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक प्रोग्राम ये है इसरो का, तो क्या है कि इसरो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम एक संस्थागत व्यवस्था है जिसके तहत क्या किया गया है कि इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष तकनीकों को भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स, एमएसएमई को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, ताकि उनका व्यावसायिक हो और सामाजिक, औद्योगिक उपयोग हो सके। उद्देश्य क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी से आपका सोसाइटल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनना। ठीक है, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य हो गया अंतरिक्ष अनुसंधान से विकसित तकनीकों का नागरिकों के लिए उपयोग करना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। थर्ड क्या बोल रहा है हमारा कि आयात पर निर्भरता को कम करना। स्वास्थ्य, फोर्थ क्या कर रहा है कि स्वास्थ्य, कृषि, संचार, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन प्रदान करना। ओके, स्टार्टअप और क्या है एमएसएमई इकोसिस्टम को भी मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अब मुख्य तथ्य जो इसके फैक्ट जो जान लेते हैं। अब तक है 350 से भी अधिक तकनीकों का हस्तांतरण कर लिया है इसरो ने। लाभार्थी क्या होगा कि और निजी उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन है? तो ये भी देखिए, प्रमुख क्षेत्र जो है आपका हेल्थ एंड बायोमेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एडवांस्ड मटेरियल हो गया, अर्थ और जो ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये क्या है, प्रमुख क्षेत्र में यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इस पे क्या है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी हस्तांतरण कौन-कौन है? तो पहला जो है इसरो का स्मार्ट लिम्ब, कम लागत का बायोनिक कृत्रिम जो अंग है, ये जो क्या करता है एम्प्यूजिट के लिए पारंपरिक प्रोस्थेटिक्स जो से सस्ता और टिकाऊ बनाता है। ओके। अगला जो हमारा क्या कर रहा है, जो वीसैट जो है आपका आधारित टेलीमेडिसिन है, ये दूर-दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है और डिजास्टर एंड रिमोट हेल्थ केयर प्रदान करता है। थर्ड क्या है ये आपका कि मेडिकल सेंसर और डायग्नोस्टिक्स जो है आपका करता है, जैसे लिकोसाइट आज आपका मैलीगेंसी हो गया, डिटेक्शन सेंसर लगाया जाता है आपका, इंडोस्कोपी आपका कैथेटर माउंटेड इम्पीडेंस प्रोब है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये क्या करता है, मेडिकल सेंसर और डायग्नोस्टिक्स में भी सहायता प्रदान करता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि आपका कार्डियक डिवाइसेस, जैसे आपका लो कॉस्ट हार्ट पंप हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस, रॉकेट एंकर्ड लाइट वेट मटेरियल से निर्मित ये होता है कौन, कार्डियक डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम लोग आप जान गए कि अनुसंधान जो है आपका जो किया जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी, कहीं न कहीं आपका स्पेस में तो ये काम कर रहा है टेक्नोलॉजी, लेकिन कहीं पे पृथ्वी पर भी इसका योगदान है। यानी ड्यूअल नेचर का मतलब ड्यूअल रोल ये निभाता है। तो उसपे हम लोग देखते हैं कि आपका एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है, तो देखते हैं पहला क्या है, निम्नलिखित में कौन-सा तकनीक अनुप्रयोग मूल रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान से विकसित होकर आज स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग हो रही है? तो एमआरआई और सीटी स्कैन में डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग सही है पहला। टेलीमेडिसिन हेतु वीसैट नेटवर्क ये भी सही है। वेयरेबल्स स्वास्थ्य निगरानी उपकरण तो ये भी सही है। यानी हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हम लोग देखते हैं मुद्दा क्या कह रहा है कि देखिए क्या हुआ है ना, गुजरात फार्मर्स रिपेल्स क्लॉ अटैक फेसेस हैंडकप्स। क्या है कि तेंदुआ मतलब एक था जो 60 वर्षीय किसान जिनका नाम बाबू भाई बाजा है वाजा है, उनका बेटा शार्दुल खेतों के पास घर के बरामदे में बैठा हुआ था और अचानक से तेंदुआ उन पे अटैक कर दिया। तेंदुआ ने किसानों के बाजू पर हमला किया और उसने चीख मारी, जिससे उसका बेटा भी भागकर आया और दोनों पर हमला जारी रहा। रक्षा में क्या हुआ, किसान ने पास में पड़ा हँसिया जो होता है ना, जो जिससे धान काटा जाता है, मतलब और भाला जो है उठाकर तेंदुए से लड़ाई की और अंततः उसे मार गिराया। यानी तेंदुआ को, लियोपार्ड को मतलब ये मार गिराया। इसी पर ये मुद्दा बना है और इस पे क्या हुआ कि पिता पुत्र दोनों तो गंभीर हो गए हैं, लेकिन क्या है कि वन विभाग ने कार्रवाई इन पे किया है। तेंदुए के शिकार मतलब शरीर और किसान दवा द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त कर गया और इनको जो किसान और उसके बेटे के खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मामला दर्ज किया है। ये भी देखेंगे कि क्या कहता है। ओके। अधिकारी यह जांच करेगी कि क्या उन्हें आत्मरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस का विकल्प उपलब्ध था या अन्य गैर घातक तरीके अपनाए जा सकते थे, तो ये पहले देखेगा। यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो है कि लियोपार्ड है। ओके। तो लियोपार्ड मतलब हम लोग देखते हैं कि क्या है, तेंदुआ। ओके। इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा पर्डस है और ये परिवार किससे है, फिलेडे परिवार से आता है और तेंदुआ भारत का सबसे अनुकूलनशील यानी एडेप्टिव बड़ा मांसाहारी जीव है। यानी ये मांसाहारी जीव है, ये भी याद रखिएगा। भारत में इसका वितरण कहाँ-कहाँ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे भारत में ये पाया जाता है। रेगिस्तान हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, यहाँ तक कि शहरी किनारे में भी ये पाया जाता है। कौन, लियोपार्ड। और कौन-सा राज्य में है, तो प्रमुख राज्य देखते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया। भारत में तेंदुओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा।
और इसकी जो स्टेटस है ना आपका, जैसे देखिए IUCN रेड लिस्ट में आपका वल्नरेबल यानी संवेदनशील में सूची में शामिल किया गया है। ओके, तो और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है अनुसूची 1 में किया गया है और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में किया गया है। अनुसूची 1 जो है ना, यहाँ इसका अर्थ जो होता है उच्चतम स्तर का कानूनी इसको संरक्षण प्रदान है और शिकार या हत्या क्या है इसका गंभीर अपराध माना जाता है। तो इसी के तहत जो है ना, अभी जो हाल ही में हुआ है, तो इनकी जो समाचार है उनके पर क्या है न्यूज में मतलब जो किसान हैं उन पर क्या हुआ है, मामला दर्ज कराया गया है। ओके, इनकी व्यवहारिक व्यवस्था मतलब ये बिहेवियर में कैसा है, देखिए यहाँ पे ये आप याद रखिएगा, लियोपार्ड जो होता है नॉक्टर्नल होता है, यानी रात्रिचर होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत बनाता है और पहले भी बना चुका है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, नॉक्टर्नल है यानी रात्रिचर है और अकेले रहने वाला ये जीव है। बहुत अच्छा शिकारी और पेड़ों पर चढ़ने में ये सक्षम है। मानव बस्तियों के पास रहने में ये भी ये सक्षम है। संघर्ष की संभावना इसलिए अधिक हो जाती है इनकी। मानव और तेंदुआ से संघर्ष जो है वो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, जिसका कारण क्या है, ह्यूमन और लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट। कारण जो है वन क्षेत्र का सिकुड़ जाना, ठीक है, कृषि विस्तार होना, शिकार प्रजातियों की कमी होना, ठीक है, कचरा एवं पालतू पशु का मतलब ज्यादा होना। परिणाम क्या हो रहा है इसका कि मानव पर लियोपार्ड द्वारा हमले हो रहा है, तेंदुओं की मृत्यु हो रही है, कानूनी एवं नैतिक विवाद सामने आ रही है। और इसमें हाल ही में जो घटना हुआ है जैसे किसानों पर हमला, इसी संदर्भ में क्या है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। समाधान इसका क्या हो सकता है, जैसे इसका समाधान भी हम लोग देखेंगे तो समाधान क्या हो सकता है। देखिए, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाना चाहिए, समुदाय आधारित संरक्षण प्रदान करना चाहिए, मुआवजा तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है, वन गलियालों जैसे वाइल्ड क्राफ्ट कॉरिडोर का संरक्षण करने की आवश्यकता है, जागरूकता एवं त्वरित रेस्क्यू तंत्र भी अपनाने की आवश्यकता है। तो ये करना पड़ेगा ताकि इनका समाधान हो सके। ठीक है, आपको देखिए थोड़ा सा वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 और तेंदुआ के बीच में क्या है कि देखिए, यह भारत का जो है ना वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट प्रमुख एक कानून है जो वन्य जीवों के शिकार पकड़ने, बेचने और उन्हें नुकसान पहुंचाने पर क्या करता है, रोक लगाता है। कौन? ये वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अनुसूची 1 में क्या कहता है कि सूचीबद्ध में जो भी सूचीबद्ध रहेगा जानवर जैसे तेंदुआ को मारना गैर कानूनी होगा और इसके तहत गंभीर दंड का प्रावधान भी किया गया है। इस घटना में चाहे व्यक्ति ने आत्मरक्षा, देखिए इसी पे ये मतलब एफआईआर हुआ है। यहाँ पे समझने योग्य बातें हैं। क्या कह रहा है ये लाइन, ध्यान से सुनिएगा। इस घटना में चाहे व्यक्ति ने आत्मरक्षा में तेंदुओं को मारा हो, कानून के तहत उसकी वैधता की जांच एवं समीक्षा आवश्यक होती है, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। न्यायालय एवं अधिकारियों द्वारा यह देखा जाएगा क्या कोई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध था या नहीं था। तेंदुओं को मारना समानता अपराध है आपका वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, भले ही आत्मरक्षा का दावा ही क्यों न हो, फिर भी जांच और एफआईआर अनिवार्य होगा और अंतिम निर्णय जो लेगा ना आपका वन विभाग या न्यायालय द्वारा लिया जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, यूपीएससी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि भारत में तेंदुआ यानी लियोपार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन क्या कर रहा है कि तेंदुआ जो है IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है, यानी संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध है। तो सही है हमारा। सेकंड क्या कह रहा है हमारा कथन कि भारत में तेंदुआ को वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया, तो ये भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है कि तेंदुआ केवल घनों वन में पाया जाता है और मानव बस्तियों के पास नहीं। तो ये देखिए केवल यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दिया कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन आए तो। ठीक है, ये जो है केवल मतलब घने वनों में नहीं, आपको पहाड़ी में भी पाया जाता है और आपका शहरी क्षेत्र के आसपास भी पाया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, थर्ड हमारा रॉन्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपका यहाँ पे और एक क्वेश्चन आए हुए हैं, तेंदुआ जो है लियोपार्ड के संबंध में साइट्स के तहत सही कथन को चुनिए। क्या है? अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुद्दा कह रहा है, क्या कह रहा है
कि क्लोजर लुक इनटू फिजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ डिलेड पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी इन चिल्ड्रेन। क्या है, देखिए प्रकाशित लेख में कहा गया डिलेड जो पॉवर्टी है यानी विलंबित यौन अवस्था है, पॉवर्टी मीन्स होता है, पॉवर्टी मीन्स होता है आपका यौन अवस्था को केवल सामान्य जैविक भिन्नता ना मानकर इनको क्या कहा है, एक संभावित स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे समझेंगे ना हम लोग, एक मिनट मैं आपको पहले समझाता हूँ पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, तो वहां से आप समझ जाइएगा। ओके, देखिए आपका पॉवर्टी लगाया हुआ है, एक मिनट आपका एक देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पहले पॉवर्टी होता क्या है, यानी यौन अवस्था क्या होता है। देखिए यहाँ ये क्या बोल रहा है कि यौन अवस्था वह जैविक अवस्था है जिसमें हार्मोनल परिवर्तनों के कारण शारीरिक वृद्धि करता है, ग्रोथ स्पॉट करता है, या यौन परिपक्वता होता है यानी सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, हड्डियों का विकास होता है और मानसिक एवं भावनात्मक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होती है। ओके, और यह अवस्था जो है आपका बाल्य अवस्था से वयस्कता की ओर संक्रमण को दर्शाती है। वर्ग और समान आयु, देखिए लड़कियों में क्या होता है 18 से 13 वर्ष में ये बाल्य अवस्था से वयस्क तक आपका वयस्क की ओर जाता है, और आपका लड़का जो होता है आपका 9 से 14 वर्ष की आयु में ये जाता है। ओके, तो ये होता है, और इसी सीमा से अगर बाहर होने यानी ईयरली या डिलेड आपका पॉवर्टी कहलाता है। अगर इस सीमा से अगर बाहर चला गया ना तो ये डिलेड पॉवर्टी कहा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और भी इसके बारे में जानेंगे। तो पहले यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहा है कि आपका डिलेड जो पॉवर्टी है वो क्या होता है। तो लड़कियों में 13 वर्ष तक यौवन परिवर्तन ना होना और लड़कों में 14 वर्ष तक यौवन परिवर्तन ना होना ही क्या कहलाता है, डिलेड पॉवर्टी कहलाता है, पॉवर्टी। ओके, और इसका प्रसार कैसे होता है, जो लगभग 2 से 3% किशोर में होता है, और लड़कों में ये अधिक मामले आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि लड़कों में अधिक मामले आते हैं। लड़कों का जो यौन परिवर्तन अगर नहीं 14 वर्ष तक हुआ तो इसको डिले पॉवर्टी माना गया, और लड़कियों में 13 वर्ष। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे ही कंसेप्ट बना के पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, तो साइंटिफिक जो हम लोग देखते हैं कि शारीरिक जो पहला है कि शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यौन अवस्था में वयस्क लंबाई का 20 से 25%, हड्डियों के द्रव्यमान का 50% तक विकसित होता है। देरी होने पर क्या होता है, जैसे लंबाई अगर 20 से 25% नहीं बढ़ा तो मतलब ये कहीं ना कहीं देरी है, ठीक है। देरी होने पर ग्रोथ जो है आपका वृद्धि दर जो होगा देर से होगा, और किशोर अवस्था में कद छोटा हो सकता है, और गंभीर मामलों में फाइनल हाइट जो है आपका भी प्रभावित हो सकता है। तो ये हमारा पहला शारीरिक अवस्था पे हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। हड्डियों और हार्मोन से जुड़ी समस्याएं जैसे सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, हड्डियों से के खनिजीकरण, बोन मिनरलाइजेशन में आवश्यक होती है। देरी से अगर होगा तो लो बोन मिनरल डेंसिटी होगा, भविष्य में फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बना रह सकता है। आपका थर्ड क्या है कि आपका प्रजनन स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। यौवन की देरी होगा जिससे लड़कियों में मासिक धर्म में देरी आ सकता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कमी आ सकती है। यदि कारण हाइपोगोनेडिज्म है या पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स है तो भविष्य में फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या है प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए इसमें मानसिक एवं सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों पे, जो जिनका नहीं हो पाता है, पॉवर्टी डिलेड हो जाता है। तो पहला तो है कि मानसिक जो प्रभाव पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, लो सेल्फ स्टीम हो जाएगा, ठीक है। बॉडी इमेज इश्यूज आएंगे, सामाजिक अलगाव हो जाएगा, उदासी और चिंता का कारण बनेगा। शोध बताते हैं, क्या बताता है शोध, कि लड़कों में ब्यूलिंग का जोखिम अधिक होता है और लड़कियों में पीछे रह जाने की भावना होता है। हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, ठीक है। और आपका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा,
देखिए सामाजिक में सहपाठियों से अलग दिखेगा, नेतृत्व और सामाजिक भूमिकाओं में भेदभाव हो जाएगा, पहचान आइडेंटिटी निर्माण में कठिनाई आएगी, या एडोलेसेंट जो मेंटल हेल्थ की से सीधा एक जुड़ा विषय भी है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? देखिए सामान्य कारण जो है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है, सबसे आम बात है ये। ठीक है, रोग जन्य जो कारण होगा जैसे कुपोषण हो गया, आपका क्रोनिक इलनेस हो गया, आईबीडी हो गया, किडनी डिजीज आदि, ये भी रोगजन्य कारण बन सकता है। अत्यधिक आपका अगर व्यायाम हो गया तो ये भी एक कारण बनता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, गोनाड्स हो गया, तो ये सब क्या है ना, ये कई बार डिलेड पॉवर्टी की किसी गंभीर बीमारी का पहला संकेत भी हो सकता है। और इसका निदान और उपचार क्या है? तो देखिए पहले निदान जो है हमारा ग्रोथ पैटर्न जो एनालिसिस होना चाहिए, हार्मोन एज असेसमेंट करवाना चाहिए, हार्मोनल टेस्ट की जरूरी है, और उपचार में ट्रीटमेंट जो होगा शॉर्ट टर्म जो है कि हार्मोनल थेरेपी की आवश्यकता है। लाभ क्या होगा? ग्रोथ आपका स्टिमुलेशन होगा, पिवटल डेवलपमेंट होगा, और मेंटल वेलबींग बनेगा। फाइनल हाइट पर नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ सकता है। ठीक है, इससे ओके, तो ये आप याद रखिएगा इसका उपचार। और नीति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण जो हम लोग देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत में किशोरों की जनसंख्या सबसे बड़ी है, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से ये जुड़ा मुद्दा है। मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, इसलिए है कि देखिए मिड डे मील हम लोग के ये चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें पोषण की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। ठीक, भारत में किशोर की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस पे चिंता करना जाहिर सी बात है, और इस पे विचार करने की आवश्यकता है, और इस पे काम करने की भी आवश्यकता है। आगे की राह क्या हो सकता है? तो ये देखिए स्कूल बेस्ड हेल्थ स्क्रीनिंग होना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर में जागरूकता फैलाना चाहिए, ईयरली जो क्लिनिकल इवेल्यूशन होना चाहिए, एडोलसेंट जो फ्रेंडली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता है। ओके, अब यहाँ पे पॉवर्टी हम लोग जान गए थे। यहाँ पे एक और छोटा सा चीज आया था हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन क्या है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्मोन रासायनिक एक संदेश वाहक है, केमिकल मैसेंजर होता है, जो क्या करता है अंतःस्रावी ग्रंथि जो इंडोक्राइन क्राइन जो ग्लैंड होता है द्वारा स्रावित होते हैं। रक्त के माध्यम से ये जो टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं यानी लक्षित अंगों तक ये पहुंचते हैं, और शरीर की वृद्धि, विकास, चयापचय और प्रजनन एवं व्यवहार को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रमुख जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां है, जैसे आपका ग्रंथि हो गया, और हार्मोन जैसे हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच हार्मोन रहता है, और पिट्यूटरी यानी जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, तो इसमें जीएच रहता है, एलएच रहता है, एफएसएच रहता है, टीएसएच हार्मोन पाया जाता है। थायराइड में थायरोक्सिन पाया जाता है, टी4 जिसको बोला जाता है। तो ये आप याद रखिए। देखिए पैराथायराइड में क्या होता है, पीटीएच होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, और देखिए एड्रीनल हो गया आपका जो ग्लैंड, उसमें कौन सा हार्मोन रहता है, एड्रेनलिन या आपका एड्रेलिनिन, और आपका कॉर्टिसोल। ठीक है, पैनक्रियाज में इंसुलिन होता है, ग्लूकोजन होता है, टेस्टिस में होता है आपका टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, और ओवरीज में जो होता है एस्ट्रोजन होता है, और प्रोजेस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और हमारा यौन अवस्था का में हार्मोन की भूमिका क्या होता है यानी पुबर्टी का, तो देखिए एचपीजी एक्सिस एक होता है, जिसका मतलब होता है हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच अभी में हम लोग पढ़े हैं, और पिट्यूटरी में होता है एलएच और एफएसएच। ठीक है, और गोनाड्स में होता है सेक्स हार्मोन। प्रमुख सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? लड़के में जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, और मांसपेशियां विकास ये करता है, आवाज भारी होना होता है इसके कारण, पुरुष यौन का अंगों का विकास होता है इससे। ओके, किससे? टेस्टोस्टेरोन से। ओके, और एस्ट्रोजन जो होता है लड़कियों में होता है, स्तन का विकास करता है, मासिक धर्म लाता है, हड्डियों का खनिजीकरण करता है, क्या? एस्ट्रोजन। ओके, अगला जो हमारा आपका मुद्दा है क्या बोल रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। जो इथेनॉल ये जो ब्लेंडिंग किया जाता है उससे फूड सिक्योरिटी पर मतलब खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूज में क्या कह रहा है कि भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना यानी E20 जो प्रोग्राम चलाया गया था, ताकि क्या हो कि ऊर्जा जो सुरक्षा क्या हो, मजबूत हो, और तेल आयात घटे और किसान को अतिरिक्त बाजार मिले। इस कार्यक्रम ने विदेशी मुद्रा बचाने और कच्चे तेल के उपयोग में कमी लाने जैसे लाभ दिए गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी 2025-26 में इसका विस्तृत आकलन किया है और चेतावनी दिया है कि इस
इसके कृषि और खाद्य सुरक्षा पर गैर तुलनात्मक यानी नॉन ट्राइवल आपका हो रहा है, यानी प्रभाव हो रहा है। तो ये देखिए क्या है, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, मतलब कल आ जाएगा आपका 31 को, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो भी लाऊंगा, लेकिन ये जो बोला जा रहा है, कुछ कुछ जो बातें निकल के आ रही हैं, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का कहना है, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, तो पहले जो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल इंपॉर्टेंट है, तो इथेनॉल एक क्या है, जैव ईंधन है, बायोफ्यूल है, ये भी याद रखिएगा। यह एक अल्कोहल है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH, ओके। इसे पेट्रोल में मिलाकर उपयोग किया जाता है, यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है। इसका मुख्य स्रोत जो है एथेनॉल का, कहाँ से हमें हमें प्राप्त होता है, गन्ना हो गया, शुगर कोन हो गया, मोलेसेस हो गया, मक्का हो गया, मेज हो गया, टूटे चावल हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, और 2G एथेनॉल जो कृषि अवशेष जैसे भूसा पराली से भी प्राप्त होता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग वह नीति है जो हम लोग, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है वो देखते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग वह नीति है जिसमें पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर ईंधन बनाया जाता है। भारत का उद्देश्य है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, कच्चे तेल के आयातों को कम करना, किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत देना है। सरकार ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 के बजाय अब 2025-26 तक पूरे देश में लागू करना तय किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है, तो देखते हैं। उद्देश्य क्या है कि कच्चे तेल को आयात में कमी करना, ऊर्जा मतलब एनर्जी सिक्योरिटी करना, और किसानों की आय में वृद्धि करना, कार्बन उत्सर्जन को कमी करना। लक्ष्य है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना, E20 लक्ष्य 2025-26 तक, ओके। बस लक्ष्य है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इस पे जो है आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग का फूड सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या है, पहला जो प्रभाव पड़ रहा है, क्रॉप पैटर्न में बदलाव आ रहा है। एथेनॉल की मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक जो से बढ़कर मक्का को प्रमुख फीड स्टॉक के रूप में अपनाया जा रहा है, यानी मक्का ज्यादा उपजाया जा रहा है। मक्का के उत्पादन और खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई। मक्का के उत्पादन और खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई क्योंकि यह इथेनॉल के लिए अधिक लाभदायक बन गया है। जबकि दालों और तिलहन ऑयल सीड्स के क्षेत्र और उत्पादन स्थिर जो है या घटता है। मतलब जो दाल होता था और तिलहन का जो उत्पादन होता था उसका के क्षेत्र और उत्पादन क्या हुआ, स्थिर रहा या घट रहा है, तो ये दिखाया जा रहा है। विशेष रूप से महाराष्ट्र कर्नाटक में मक्का अब पल्स जो दलहन हो गया, तिलहन हो गया, सोयाबीन हो गया, बाजरा हो गया और कॉटन जैसे खाद्य कृषि फसलों के लिए जमीन, पानी और श्रमिकों के संसाधन के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा ये कर रहा है। यह कृषि विविधता जो ये दिखाई दे रहा है, क्रॉप डाइवर्सिटी और पारंपरिक खाद्य उत्पादों के उत्पादन को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यानी लोग क्या पड़ रहा है, अब मक्का को ज्यादा उत्पादन कर रहा है क्योंकि इससे आय भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि जो नेसेसिटी जो फूड है ना, उस पर कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा। लोग कम उसको उपजाना पसंद करेंगे क्योंकि उससे क्या होगा कि किसानों को लाभ कम होगा, जिसपे ज्यादा लाभ होगा तो ये किसान उसी की ओर जाते हैं, ठीक है। फूड वर्सेस फ्यूल तनाव जो है, आत्मनिर्भर भारत इन फूड वर्सेस एनर्जी इकोनॉमी सर्वे कहता है कि खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रभाव गैर तुलनात्मक है क्योंकि दालें और तिलहन भारत के खाने की टोकरी और पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। किसान अब इनके बजाय मक्का को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि इन खाद्य फसलों की उत्पादन क्षमता और उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इससे भारत के तेल में आत्मनिर्भरता और खाद्य आत्मनिर्भरता के बीच संघर्ष स्पष्ट रूप से उभर रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है कि खाद्य सुरक्षा और आयात पर भी जोखिम बढ़ रहा है, क्योंकि दालों और तिलहन आहार का मुख्य हिस्सा है। दाल जो है और तिलहन जो है, जो आहार हम लोग लेते हैं उसका मुख्य हिस्सा है। इनकी गिरती प्राथमिकता से क्या होगा कि देश की खाद्य आपूर्ति कमजोर हो सकती है और यह स्थिति खाद्य कीमतों की अस्थिरता बढ़ा सकती है और भारत की खाने वाले तेलों पर आयात निर्भरता और अधिक गहरी हो सकती है क्योंकि बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि घरेलू उत्पादन कम हो जाता है। और आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है और कि ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के हवाले से मतलब चेतावनी दिया है कि जब बायोफ्यूल नीतियां फूड क्रॉप्स का उपयोग करती है और समय समय पर समायोजित नहीं होती है तो फसल पैटर्न और खाद्य कीमतों पर अस्थायी प्रभाव हो सकता है।
उपलब्ध फोर्थ क्या कह रहा है कि उपलब्ध लाभों के साथ-साथ चेतावनी भी है। सकारात्मक पहलू ये है कि E20 ब्लेंडिंग से भारत ने एक एक 1.44 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा बचाई है और लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन किया है। किसानों को नए बाजार दिया है और आय का अवसर मिला है। लेकिन इसका जैसे-जैसे ब्लेंडिंग जो है का लक्ष्य आगे बढ़ता है, यह खाद्य सुरक्षा पर जोखिम पैदा कर सकता है। तो ये बताया गया है। इसका समाधान क्या हो सकता है? तो हम लोग समाधान थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए एथनॉल ब्लेंडिंग एंड फूड सिक्योरिटी पर समाधान, देखिए फीड स्टैक डाइवर्सिफिकेशन है ना, कच्चे माल का विविधीकरण जो है, उसमें क्या है 2G एथनॉल जैसे कृषि अवशेष जो है पराली हो गया, भूसा हो गया, बायो वेस्ट हो गया, को तेजी से बढ़ावा देने की जरूरत है। खाद्य अनाज आधारित एथनॉल पर निर्भरता कम करना है, ठीक है। दूसरा क्या क्या करना है कि क्रॉप प्लानिंग और रीजनल कैलिब्रेशन की आवश्यकता है। राज्यवार जो फसल योजना है, क्रॉप जोनिंग जो है, जहां दालें तिलहन संकट में हो वहां मक्का विस्तार को सीमित करने की आवश्यकता है। जल उपलब्धता के अनुसार फसल चयन करवाने की आवश्यकता है, ठीक है। वाटर फूड एनर्जी नेक्सेस करना है। थर्ड क्या करना है कि पल्सेस ऑयल सीड को प्राथमिकता देना है। दालें तिलहने के लिए एमएसपी प्लस आप प्रोक्योरमेंट एश्योरेंस दीजिए। उच्च उपज किस्में, बीज तकनीक, विस्तार सेवाएं आदि प्रदान कीजिए। आयात निर्भरता को घटाने के लिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। फोर्थ क्या हो सकता है कि इथेनॉल टारगेट्स को फूड अवेलेबिलिटी से जोड़ने की आवश्यकता है। डायनेमिक टारगेट्स आप बनाइए। एथेनॉल लक्ष्य तय करते समय खाद्य भंडार कीमतें, पोषण संकेतक को ध्यान में रखना आवश्यक है। और पांचवा क्या है कि आपका प्राइस एंड सप्लाई स्टॉक बफर भी करना चाहिए। दाल तिलहन के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व आप बनाइए और आपूर्ति झटकों के समय मार्केट इंटरवेंशन यानी ओपन मार्केट सेल को भी अपना आप सकते हैं। और क्या है कि टेक्नोलॉजी एंड यील्ड इन्हांसमेंट करने की भी आवश्यकता है। मक्का के साथ साथ दाल तिलहन की उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है और प्रिसिशन फार्मिंग और माइक्रो इरिगेशन एंड R&D करने की भी आवश्यकता है। ओके। और आगे क्या करें सातवां कि फार्मर इंसेंटिव रीबैलेंसिंग जो है आपका इथेनॉल के लिए मूल प्रोत्साहन को न्यूट्रिशन क्रिटिकल फसलों के साथ संतुलित करना है। और क्रॉप जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधारित प्रोत्साहन भी दीजिए। और गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग भी फसल पैटर्न पर रियल टाइम डेटा आप जारी कीजिए। सेंटर स्टेट समन्वय करके और समय समय पर नीति की समीक्षा करने की भी आवश्यकता है, ठीक है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे हैं आपका यूपीएससी 2015 में कि भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे हैं जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि जैव ईंधन जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूलन है। तो क्या ये सही है? जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूलन सही है। जैव ईंधन खाद्य फसलों में भी ये आपका बनाए जा सकते हैं। जैव ईंधन खाद्य फसलों से भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जैव ईंधन उत्पादन से खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकते। देखिए दूसरा सही है, लेकिन थर्ड जो है कि जैव ईंधन उत्पादन से खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए गलत है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक और केवल दो, ठीक है। तो देखिए 2018 में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव ईंधन दूसरी पीढ़ी यानी 2G बायोफ्यूल का उदाहरण है। तो ये कौन सा है? ये है आपका मक्के से प्राप्त इथेनॉल, ठीक है। मक्के से प्राप्त या कृषि अवशेष से प्राप्त इथेनॉल, यानी ये जो है ऑप्शन नंबर सी कृषि अवशेषों से प्राप्त इथेनॉल। ओके, तो ये हमारा 2G का, ठीक है। अब यहाँ पे है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में भी पूछा गया है, भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि कच्चे तेल आयात को कम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यूपीएससी मेंस 2013 में भी पूछा है आपका मेंस में कि ऊर्जा सुरक्षा भारत के विकास के लिए अनिवार्य है, जैव ईंधनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या बोल रहा है? ऊर्जा सुरक्षा भारत के विकास के लिए अनिवार्य है, जैव ईंधनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए 250 शब्द में। तो ये आप लिख कर हमारे वेब्स एकेडमी जो है एकेडमी 24 पर
जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, और जो चैट ओपन किया गया है उस पे आप, जो ग्रुप बनाया गया है उस पे आप ये अब आपके लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है चैट, तो आप वहाँ पे भी भेज सकते हैं हमें, और आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और 1K का एक हमारा सब्सक्राइबर का मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, वेब्स एकेडमी 24 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ आप उसे आप से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पूरे तरीके से जो भी होगा आगे का कार्यक्रम रहेगा वो आपको पता चलते जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।